पहले ये गद्यांश को पढ़ना है, यानी कि पैसेज को पढ़ना है, उनको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले, गद्यांश को पढ़ने से पहले या पैसेज को पढ़ने से पहले हमें क्वेश्चंस को पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, तो अब पता है आपको कि 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन जो होगा वो गद्यांश से पूछा जाएगा, यानी कि पैसेज से पूछा जाएगा, वो भी लिटरेचर से। ठीक है, तो जो पोइट्री है वो बाद में आएगी, इसके जस्ट बाद। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ने से एक प्लस पॉइंट आपका ये होगा कि जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पूरी तरह से कंफर्म होंगे कि ये क्वेश्चन इन जो है पैराग्राफ से हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ग्रामर से हैं। तो जो ग्रामर वाले क्वेश्चन होंगे उन पोर्शंस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रामर वाली चीज़ें जो पहले आपको पता होंगी ग्रामर के बारे में वो तो होंगी, लेकिन जो गद्यांश में होगा वो एक लाइन जैसे दे दिया जाएगा तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लाइन अगर गद्यांश पढ़ते समय या पैसेज पढ़ते समय आती है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि हम आसानी से एक बार पढ़ने में वो क्वेश्चंस को हल कर लें। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज अबव। कि अब जब गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो गद्यांश पढ़ने के बाद पता चलेगा। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रिले एज यूजुअल इन द पैसेज। तो ये जो है एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन है, वो भी व्याकरण से है, इस पे बाद में बात करेंगे। तीसरा है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि ये भी जो है व्याकरण से संबंधित है। क्या पूछा गया है? पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार पूछा गया है। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, कह रहा है कि गंगा के ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या है मानव के लिए गंगा को लेकर, यानी कि गंगा नदी के बारे में, गंगा रिवर के बारे में बात की गई है इसमें। तो उसमें कौन सा सबसे मोस्ट चैलेंजिंग फैक्ट है उसको हमें ध्यान में रखना है गद्यांश पढ़ते समय। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफहुड ऑफ पीपल बिकॉज, कह रहा है कि जो है गंगा नदी को लोगों का जीवनदायिनी कहा गया है, क्यों? तो इसको भी पढ़ेंगे, जब ये लाइन आएगी तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। द गंगा कैन बी कॉल्ड एज शेयर्ड रिवर बिकॉज, गंगा को जो है साझा रिवर कहा गया है, साझेदारी वाली नदी कही गई है, क्यों ऐसा कहा गया है? तो जहाँ पे शेयर्ड रिवर की बात होगी गंगा के बारे में, वहाँ पर हमें फोकस करना है। द नेम ऑफ द गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, कह रहा है गंगा नदी का नाम पद्मा नदी में कब चेंज हो जाता है, जब ये टॉपिक आएगा, ये लाइन आएगा, तब हमें इस पर ध्यान देना है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर, मेजर के अपोजिट क्या है? ठीक है, एंटोनिम पूछ रहा है, तो व्याकरण से संबंधित है, यानी कि गद्यांश वो जो है कि ग्रामर से संबंधित है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एरर, एरर पूछा गया है, गलती पूछा गया है ये ऑप्शन देकर, तो ये भी व्याकरण से संबंधित है, तो ये बाद में। अब गद्यांश से ही पैसेज से कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चन हैं, तो उनको ध्यान से देखेंगे, गद्यांश को पढ़ते समय अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन देखिए आ गया कि द गंगा इज द लाइफ ब्लड ऑफ 100 ऑफ मिलियन पीपल इन इंडिया एंड बांग्लादेश, कह रहा है क्वेश्चन आया था लाइफ ब्लड से या लाइफहुड से, कि गंगा को लाइफ जो है लोगों का, या जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनके जो है लाइफ ब्लड या क्यों कहा जाता है, यानी कि जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है? तो यही बात है कि गंगा को इंडिया के लोगों और बांग्लादेश के लोगों को, जो 100 और मिलियंस पीपल हैं जिनमें, उन्हें गंगा का जीवनदायिनी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा नदी से ही वो फलते फूलते हैं इंडिया और बांग्लादेश के लोग, ये कहा जा रहा है। एवरी डे दे डिपेंड ऑन इट्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्येक दिन वो गंगा नदी के पानी पर ही डिपेंड है। ठीक है, डिपेंड है, पूरी तरह से निर्भर है। जैसे कि फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए, कुकिंग, भोजन बनाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, और सारी चीज़ें। फार्मर्स रिली ऑन द रिवर ऑफ फॉर वाटर फॉर देयर क्रॉप्स, कह रहा है कि जो किसान हैं वो अपने फसलों को उगाने के लिए इसी नदी पर क्या है, निर्भर है। हिंदूज वर्शिप द गंगा एज गॉडेस नेम्ड गंगा, कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू जो लोग हैं वो लोग गंगा नदी को
गंगा नाम की एक जो देवी हैं, गॉडेस हैं, उनके नाम पर क्या किया जाता है, वर्शिप यानी कि पूजा किया जाता है। एट दिस रिवर इज थ्रेटन बाई पॉल्यूशन, फिर भी ये जो रिवर है, जो नदी है, वो पॉल्यूशन से पूरी तरह से क्या है, भयावह है। एंड बाय द इंक्रीजिंग वाटर डिमांड, और पानी के बढ़ती हुए डिमांड को, ऑफ इंडस्ट्रीज, सिटीज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुए जनसंख्या में, शहरों में और इंडस्ट्रीज में जो है पानी की डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है। और पॉल्यूशन की वजह से ये नदी क्या है, पूरी तरह से थ्रेटेंड है, यानी कि भयावह है इसकी स्थिति। ठीक है। इन द हिमालयाज, अभी देखिए इतने पैराग्राफ में आपको बस एक ही क्वेश्चन मिला है, लाइफ फूड वाला, लाइफ ब्लड वाला या लाइफ फूड वाला। ठीक है। अगला है कि इन द हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि हिमालय जो है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो है पर्वत श्रृंखला है। द रिवर फ्लो साउथ ईस्ट अक्रॉस द प्लेन ऑफ नॉर्थन इंडिया, जो नदी है वो साउथ ईस्ट से होकर, उत्तर पूर्वी से होकर जो है कि नॉर्दर्न इंडिया में आती है, मैदानों तक आती है, नॉर्दर्न इंडिया के मैदानों तक आती है। इट इंटर्स बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्रा रिवर, कह रहा है जब ये बांग्लादेश में एंट्री लेती है या मिल जाती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी से क्या होती है, ज्वाइंट हो जाती है, मिल जाती है। एंड द मेघना रिवर, यानी कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से क्या होती है, मिल जाती है। देयर द रिवर्स नेम चेंज टू द पद्मा रिवर, देखिए ये क्वेश्चन भी है, पद्मा रिवर से भी बना है क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि पद्मा रिवर कहाँ पर, गंगा नदी को पद्मा नदी कब कहा गया है, जब वो बांग्लादेश में जाती है और किससे मिलती है, मेघना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ से, इस पर ध्यान देंगे। इट फ्रॉम अ डेल्टा टू 120 माइल्स वाइड, ये 220 मीटर चौड़ा जो है डेल्टा बनाती है, विच इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, जो भारत और बांग्लादेश के द्वारा साझा किया जाता है। फाइनली द रिवर इम्पटेज इनटू द बे ऑफ बंगाल, और लास्ट में अंततः जो नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इन कंपेरिजन विथ मेनी अदर मेजर वर्ल्ड रिवर्स, दुनिया के और अधिक मुख्य नदियों से अगर तुलना की जाए इस नदी की, यानी कि गंगा नदी की, तो गंगा इज शॉर्ट विथ अ लेंथ, तो जो गंगा है वो बहुत ही छोटी नदी है, ऑफ अबाउट 1560 मील्स, जो जिसकी लेंथ क्या है, 1560 मील्स है। आर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स, ठीक है। द रिवर इज वाइड एंड इट्स वाटर आर स्लो मूविंग, जो नदी है वो चौड़ी है और इसकी जो पानी की गति है वो बहुत ही स्लो है। द मेन सोर्स ऑफ द गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा, जो गंगा नदी की मुख्य सोर्स है वो भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी से ही निकलती है गंगा नदी। द वाटर इन दीज रिवर्स कम फ्रॉम ग्लेशियर हाई इन द हिमालयाज, कह रहा है कि और भागीरथी और अलकनंदा का जो पानी है वो ग्लेशियर से होकर आता है, जो हिमालय में है, सबसे ऊंचे हिमालय के ग्लेशियर से क्या आता है, पिघलता है। ठीक है। मेल्टिंग ग्लेशियर आइस सस्टेन्स द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और जो ग्लेशियर पिघलता है वो गंगा नदी और उसमें गंगा नदी के कई सहायक नदियों में क्या होता है, बट जाता है। मानसून प्ले अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ द गंगा रिवर, कह रहा है कि जो मानसून है वो गंगा नदी के जो है लाइफ में एक मुख्य भूमिका अदा करता है। एंड इन द लाइफ ऑफ द पीपल, और जो लोग हैं वहाँ के, उनके लाइफ में भी एक मेजर यानी कि मुख्य रोल निभाता है। हु लिव अलोंग द बैंक, जो नदियों के किनारे पर रहते हैं उन लोगों के लिए भी जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। द मानसून कैन काज, कौन, मानसून की बात हो रही है। द मानसून कैन काज टेरिबल फ्लोड इन द गंगा डेल्टा रीजन, मानसून की वजह से कभी कभी गंगा डेल्टा पर भयावह फ्लोड यानी कि बाढ़ की संभावना होती है। फ्रॉम इट्स माउंटेन सोर्स इट टू इट्स वाइड डेल्टा द गंगा फ्लो थ्रू अ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि माउंटेन सोर्स से होते हुए, पर्वतों से आते हुए गंगा नदी बहती हुई एक वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, एक जल तंत्र, परितंत्र का क्या निर्माण करती है, ये बात हुई। ठीक है। अब तक देखते हैं
क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द लाइट ऑफ द पैसेज एबव। पैसेज के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। द गंगा रन्स वाइड फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स। कह रहा है कि जो गंगा नदी है वो रन्स आती है वाइड द मोस्ट ऑफ कोर्स, बहुत ही साधनों से। इट सपोर्ट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, ये अधिक से अधिक डाइवर्स सिस्टम का को सपोर्ट करती है। ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा, जो नॉट ट्रू, जो नहीं सही है वही सही होगा। यानी कि गंगा चौड़ी तरीके से कई सहायक नदियों से आता है, सही बात है। इकोसिस्टम है, सही बात है। तो ये ऑप्शन नहीं है। जो निगेटिव होंगे वो ग्लेशियर मेल्ट डायरेक्टली इनटू द गंगा। आपने पढ़ा है कि जो ग्लेशियर है वो भागीरथी और अलकनंदा में मेल्ट होता है, उनकी सहायक नदियाँ गंगा नदी हो जाती है। तो यही नेगेटिव है, यही तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मेल्टिंग टू द वर्ड रिले। रिले का जो है सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड पूछा जा रहा है। तो एक्सपेक्ट, डिपेंड, सबमिट, प्रमोट। दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, डिपेंड। रिले मतलब निर्भर होना, डिपेंड मतलब भी निर्भर होना। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन सेंटेंस गिवन बिलो। इट देन इंटर बांग्लादेश एंड इज ज्वाइंड बाय द ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। तो इसमें देन क्या है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन। तो आप जानते हैं बहुत ही आसान प्रश्न है, ये है एडवर्ब। आगे चलते हैं। द ग्रेटेस्ट ह्यूमन चैलेंज टू द गंगा इज, मानव के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या है गंगा नदी को लेकर। ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड पॉल्यूशन, इरेटिक मानसून, कंट्रोल ट्रिब्यूटरीज, एग्रीकल्चरल डिपेंड्स। तो आप समझ रहे हैं कि गद्यांश में पैसेज में ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन के बढ़ने से गंगा नदी एक भयावह रूप ले रही है, यानी कि उसकी स्थिति खराब हो रही है, यही बात कही गई है। चौथा का पहला आंसर सही हो जाएगा। द गंगा रिवर इज डिस्क्राइब्ड एज द लाइफहुड ऑफ पीपल बिकॉज, लोगों की जीवनदायिनी क्यों कहा गया है गंगा नदी को, क्योंकि पीपल डिपेंड ऑन द रिवर फॉर सस्टेंस एंड सर्वाइवल। पूरी तरह से जो लोग हैं वो गंगा नदी पर निर्भर हैं अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए। तो ये बात सही है, ये क्वेश्चन तो बात कही गई है। इज ए होली रिवर, इसकी बात गद्यांश में, गद्यांश के हिसाब से, पैसेज के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इट स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर, इसकी वजह नहीं है। लाइफहुड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो लोग हैं वहाँ के पूरी तरह से डिपेंड है गंगा रिवर पे, यही सही हो जाएगा। पांचवे का पहला आंसर। छठा है कि द गंगा कैन बी कॉल्ड अ शेयर्ड रिवर बिकॉज, गंगा नदी को साझा करने वाली नदी क्यों कहा जा सकता है। इट कनेक्टेड कंट्रीज एंड वेव डिफरेंट सिविलाइजेशन टुगेदर। कह रहा है कि ये कई देशों से मिलकर जाती है और अलग अलग नागरिकता को एक साथ लेके चलती है। ये बात तो फिलहाल कही गई है, अलग अलग राज्यों से होकर जाती है और अलग अलग धाराओं से क्या होती है, मिलके निकलती है। इट फ्लो इनटू द ओशन एंड मिंगल्स विथ अदर वाटर्स, ये बात नहीं, समुद्र की बात नहीं कही गई है। इट इज़ मोर बेनिफिशियल टू बांग्लादेश दैन इंडिया, कि ये बांग्लादेश को ज़्यादा लाभ है गंगा नदी से और भारत के अपेक्षा। तो ये बात नहीं कही गई, दोनों को बराबर इक्वल गद्यांश के हिसाब से कहा गया है। इट मर्ज आउट ऑफ द माउंटेन रेंज ऑफ द ग्रेट। देखिए यही बात कही है कि ये कई कंट्रीज़, यानी कि कई यहाँ पे स्टेट्स होने चाहिए, वैसे राज्यों से मिलकर निकलती है और वेव्स डिफरेंट और अलग अलग धाराओं में बहती है, अलग अलग नागरिकता को दिखाती है, साथ लेकर चलती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द नेम ऑफ द गंगा चेंज टू पद्मा रिवर व्हेन इट, गंगा नदी का नाम कहाँ पर पद्मा नदी के नाम पे चेंज हो जाता है, बदल जाता है, जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नहीं तब तो यहाँ खाली हो जाती है वो। इंटर द बांग्लादेश एंड इज ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड द मेघना रिवर। तो आप समझ रहे हैं कि सातवें का जो सही आंसर है दूसरा है, कि जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है और ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी से मिलती है, तब बांग्लादेश में इसको पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मेजर एज अ यूज्ड। मेजर का जो है उल्टा क्या होगा, मेजर मतलब मुख्य होता है, आप जानते हैं। तो अनइम्पॉर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट, माइनर या मेडिसिन। तो आठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, माइनर। बहुत ही इजी है, कुछ भी अगर आप थोड़ा बहुत आपने किया होगा
तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप सही कर पाएंगे। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एरर, ठीक है। द कार इज़ इन रिमार्केबली गुड कंडीशन ऑफ इट्स एज, कहा जा रहा है कि जो कार है वो अपने समय बहुत ही अच्छी स्थिति में थी, ये बात है। लेकिन अब यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से कहाँ पर गलत है वो हमें ध्यान देना है। देखिए, तो 9वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, रिमार्केबली, ठीक है। और इसमें क्या गलती है, मेन जो मिस्टेक कहाँ है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। क्यों? क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पैडागॉजी जो मुख्य है वो बची हुई है, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, रीड द पोएम, इसके बाद पोएम आएगा, यानी कि लिटरेचर के बाद आपकी पोइट्री आएगी। इसको पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा हम लोगों ने पहले किया कि हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ताकि हमें एक आउटलाइन माइंड में हो जाए कि हाँ ये चीज़ जो है पूछी गई है और इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो अब 10 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो पद्यांश पे होंगे, यानी कि पोइट्री पे होंगे। क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर दे नो नॉट व्हाट दे डू इन द अदर पोएम। कह रहा है पोएम में फॉरगिव देम फादर, ये वाक्य कौन कह रहा है, लेकिन जब पद्यांश पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आइडेंटिफाई एंड द नेम द फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच क्रूसिफाइड जो अर्थ है, यानी कि क्रूसिफाइड अर्थ में कौन सा अलंकार है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो व्याकरण से संबंधित है। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर pervades the poem, what prompts the poet to signal this a note of apocalypse। तो इसका जो है ये क्वेश्चन जब हम पद्यांश पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसका। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। जब आप पद्यांश पढ़ेंगे ये भी पद्यांश से संबंधित है, कौन सा सही नहीं है। पीपल डिड नॉट लाइक इट हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी देखिए अलंकार से संबंधित है, फिगर ऑफ स्पीच से, तो ये भी व्याकरण से संबंधित हो गया। अकॉर्डिंग टू द पोएट, इफ़ द अर्थ इज गिवन अ चांस फॉर एनी अल्ट्रेस व्हाट वुड से टू गॉड, अगर पृथ्वी को कुछ कहने का मौका मिले तो वो गॉड से क्या कहेगी। इसके हिसाब से क्वेश्चन हल करेंगे पद्यांश पढ़ने के हिसाब से। पद्यांश है, द क्रूसिफाइड प्लैनेट अर्थ। क्रूसिफाइड अभिशापित, इस एक प्रकार का इस तरह से कह दिया जाए, ठीक है। जो प्लैनेट है, जो ग्रह पृथ्वी है, शुड इट फाइंड अ वॉइस, अगर इसको आवाज़ दे दी जाए, एंड अ सेंस ऑफ आयरनी, और ये बोल सकने में समालोचनात्मक तरीके से बोल सकने में तत्पर हो। माइट नाउ विल से, ये अवश्य ही कहेगी, लेखक कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी को आवाज़ दे दी जाए बोलने के लिए तो वो अवश्य ही कहेगी ऑफ आवर एब्यूज ऑफ इट, जो हम इसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं, पृथ्वी का जो हम दुर्व्यवहार कर, एब्यूज का मतलब यहाँ दुर्व्यवहार से है, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। फॉरगिव द फादर, ये जो पृथ्वी है वो कहेगी कि हे ईश्वर इन्हें माफ़ कर दो, यानी कि जो पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। क्यों? दे नो नॉट वाट दे डू, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। द आयरनी वुड बी दैट वी नो वी आर डूइंग व्हेन द लास्ट लिविंग, यहाँ पे लिविंग है, लिविंग हैज़ डाइड ऑन अकाउंट ऑफ अस, कह रहा है कि इन्हें तब पता चलेगा जब इनमें से कोई एक ही जीव बचेगा, जीवित रहने पर पृथ्वी पर केवल एक ही जीव इनमें से बचेगा, आखिरी जीव बचेगा। ही हाउ पोएटिकल वुड बी इफ अर्थ वुड से, लेखक कह रहा है कि कितना काव्यात्मक होगा, पोएटिकल यानी कि कितना कविता के माध्यम से अगर कहा जाए तो कितना काव्यात्मक होगा वो दृश्य जब पृथ्वी अपनी बात को कह सकेगी। इन अ वॉइस फ्लोटिंग अप परहैप्स, शायद जो इसकी आवाज़ होगी पूरी तरह से थरथराती हुई होगी, ठीक है। आगे है कि फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ग्रैंड कैनियन, शायद वो कहेगी थरथराते हुए, कहाँ गया जी, थरथराते हुए आवाज़ में या कांपती हुई आवाज़ में कहेगी कि फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन अमेरिका का एक बहुत ही खूबसूरत जो है अच्छा सा दृश्य है, स्थान है। जैसे यहाँ पे फूलों की घाटी उत्तराखंड बहुत ही बेहतरीन है, उसी तरह से ग्रैंड कैनियन है। इट इज़ डन पीपल डिड नॉट लाइक हियर, ये व्यंग्यात्मक रूप में कहेगी कि जो पृथ्वी कहेगी व्यंग्यात्मक रूप में कि लोगों को ग्रैंड कैनियन भी पसंद नहीं है, शायद वो हमारे साथ मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसीलिए करते हैं, ठीक है। यानी कि ग्रैंड कैनियन के फ्लोर पर खड़े होकर यानी कि रहकर लोग पृथ्वी की जो ज़रूरत है उसका दुर्व्यवहार जो हो रहा है
उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि कुल मिला के इसमें थीम ये है कि पृथ्वी को अगर आवाज़ दी जाती है तो पृथ्वी ये कहेगी कि मेरा जो शोषण हो रहा है एक प्रकार से, या मेरी जो, या पृथ्वी को जो का जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसे उसकी अनुपयोगिता हो रही है, उसमें वो ये कहेगी कि जो ग्रैंड कैन्यन पे लोग खड़े हैं, यानी कि ऐसी दुर्लभ सुंदरता के बावजूद लोग यहाँ पर जो है कि मेरी, यानी कि अर्थ की जो है जो व्यवहार को या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे लेखक जो है एक प्रकार से व्याख्यात्मक रूप से ये समझाने की कोशिश किया है कि जो पृथ्वी है उसको किस प्रकार से हमें रखना है, रहना है, क्योंकि हम नेचर के लिए हैं, नेचर हमारे लिए, ये बात बताना चाहता है लेखक। ठीक है, तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर, तो जो फॉरगिव देम फादर की बात है वो अर्थ कहती है, तो द अर्थ इसमें सही हो जाएगा पहला। आइडेंटिफाई एंड द नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन क्रूसिफाइड अर्थ, क्रूसिफाइड अर्थ में कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा, अलंकार होगा। 11 का जो सही आंसर है वो पहला हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन है। यहाँ पे पर्सनिफिकेशन का मतलब आप जानते हैं, जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कही जाए। ठीक है, यानी कि पृथ्वी जीवित तो है नहीं, फिर भी उसे बोलने का मौका दिया जा रहा है, तो बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो वो पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। अ सेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर प्रिवेट्स द पोएम व्हाट prompts द पोएट टू सिग्नल दिस नोट ऑफ एपोकालिप्स, कौन सा ऐसा डर है जो लेखक कोई ऐसा काव्य लिखने के लिए सिग्नल देता है। पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग ऑन अर्थ। देखिए, कभी कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा लेकिन ऑप्शन समझ में आएंगे, तो थोड़ा सा मीन्स समझ करके, यानी कि जो गद्यांश या पद्यांश का मेन थीम होगा उसको समझ करके ऑप्शंस को हल करिएगा, सही होगा। तो पीपल डिड नॉट लाइक बीइंग ऑन अर्थ, तो क्या ये कहा जा रहा है पद्यांश में कि लोग पृथ्वी पर रहना पसंद नहीं करते, तो रियलिटी में तो ये बात ऑप्शन में नहीं है, पद्यांश में नहीं है। इटसेल्फ नो लॉन्गर वेलकम ह्यूमंस, कह रहा है कि पृथ्वी जो है ह्यूमन को, मनुष्यों को वेलकम नहीं करती अपने यहाँ, ये बात भी पद्यांश में नहीं कही गई। गॉड डिड नॉट ग्रांट देम फॉरगिवनेस, कह रहा है कि जो गॉड है, जो ईश्वर है, इनकी जो है डिड नॉट ग्रांट देम फॉरगिवनेस, उन्हें क्षमा नहीं करेंगे उनके कार्यों के लिए, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी माँ खुद कहती है कि इन्हें माफ़ कर दो फादर। मैन हैज़ रेकलेसली इंजर्ड एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर, की जो नेचर को मैन जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंजर्ड कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बात कही जा रही है। मतलब पोएट अपनी भाषा में ये कहना चाहता है कि नेचर को हमें सुरक्षित करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डिंग इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से क्या, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। वी डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग, हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं, ये बात तो नहीं कही गई। नॉट ट्रू, ये बात कही गई, ये बात सही है कि जो है पद्यांश में वो कह रही है पृथ्वी, या पृथ्वी को आवाज़ दे रहा है, लेखक कह रहा है कि पृथ्वी कह रही है कि पृथ्वी कहेगी कि लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं या इसकी सुरक्षा नहीं कर रहे। वी आर डिस्ट्रॉइंग वाट सस्टेन्स, हमें जो जीवित रख रहा है हम उसी को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, ये बात भी सही है। वी आर वेटिंग फॉर सेवियर, हम बचाने वाले के, यानी कि जैसे कोई शक्तिमान की तरह आएगा और हमें बचाएगा, वो सेवियर का हम वेट कर रहे हैं, तो ये बात ऑप्शन में नहीं है, यानी कि पद्यांश में नहीं कही गई है, यही सही हो जाएगा। यहाँ पे नॉट दिया है, निगेटिव दिया है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। पीपल डिड नॉट लाइक हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए ये व्यंग के रूप में कहा जा रहा है कि पृथ्वी वहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से, लेखक वहाँ पे व्यंग्यात्मक रूप से कह रहा है कि इतना सुंदर जगह होने के बावजूद लोग यहाँ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हाइपरबल है, सर्कस में है, पैराडॉक्स है, या मेटानिम है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट इफ द अर्थ इज गिवन ए चांस फॉर एनी अल्ट्रेंस व्हाट वुड से टू गॉड, कह रहा है लेखक के हिसाब से अगर चांस मिलता है अर्थ को कुछ कहने के लिए तो वो क्या कहेगी। स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड, फॉरगिव द वंडरफुल डीड ऑफ मैन, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द माइंडलेस डिस्ट्रक्शंस ऑफ द अर्थ, गिव पीपल द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट टेम्पटेशन। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे वो कह रही है कि जो पृथ्वी यही कहना चाह रही है ना कि जो मानव के द्वारा गलत काम किए जा रहे हैं उनको फादर माफ़ कर दीजिए, ईश्वर माफ़ कर दीजिए, यही बात कही जा रही है।
आगे देखते हैं पेडागॉजी सेशन शुरू होता है यहाँ से 16 से है। Which of the following is the highest level of writing skill? लिखने का सबसे अपर लेवल कौन सा है? करेक्ट स्पेलिंग, डायग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड इन सेंटेंस। कह रहा है कि जो बहुत कठिन वर्ड है उनका सेंटेंस में यूज करना। 16 के हिसाब से जो सही हो जाएगा आर्टिकल राइटिंग एक हाईएस्ट लेवल राइटिंग स्किल है। ठीक है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग आप लिख रहे हैं छोटी मोटी ये सारी चीज़ें, लेकिन जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं, जब आप एक ऐसे लिखते हैं तो वो एक हाईएस्ट लेवल है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि बीइंग अ लैंग्वेज टीचर यू वुड लाइक टू अडॉप्ट विच फ्रॉम ऑफ द कंटेंट। आप एक भाषा शिक्षक हैं यानी कि भाषा को सिखाने वाले शिक्षक हैं, तो आप इनमें से कौन सा कंटेंट यूज करना पसंद करेंगे? कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, अब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल, कंसर्ट डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल। देखिए 17 का जो सही आंसर है, अब जब कॉन्सेप्चुअल पूरी तरह से कॉन्सेप्टेड हो चीज़ें, स्क्रिप्टेड हो चीज़ें, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया जाए सिर्फ और कुछ अदर एक्टिविटी न कराई जाए तो कॉन्सेप्चुअल तो होगा नहीं। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्टिव आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे आप एग्जाम्पल न दें और कॉन्सेप्ट के बजाय जैसे एग्जाम्पल और नियम के साथ पढ़ाए लेकिन आप अदर एक्टिविटी न करवाएं, वही बात। लेकिन यहाँ पे कॉन्क्रीट, यहाँ पे संज्ञान की बात हो रही है। जब संज्ञानात्मक बच्चों में बढ़ाव होगा तब बच्चे अधिक से अधिक तर्क वितर्क कर पाएंगे। पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पियाजे द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। पियाजे के हिसाब से भाषा अर्जन क्या है? एसोसिएटिव, मैचिंग, स्ट्रेटजिक, सोशल। तो सोशल को तो वाइगोस्की जी करते हैं। ठीक है, तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, वो स्ट्रेटजिक है। भाषा को क्या मानते हैं? वो स्ट्रेटजिक मानते हैं। A student whose home language and school language are different, how can you as a teacher help as a resource? कह रहा है कि एक बच्चा है जिसकी स्कूल लैंग्वेज अलग है और उसके घर की लैंग्वेज अलग है, क्षेत्रीय भाषा अलग है और स्कूल की भाषा अलग है, तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? बाय गिविंग हिम एक्स्ट्रा अटेंशन इन क्लास में उसको अच्छा ज़्यादा ध्यान देंगे। यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन द क्लासरूम, यानी कि एक से अधिक भाषा जो बोली जा रही है उसको एक रिसोर्स के, एक साधन के रूप में लेंगे। तो आपको पता है यही सही आंसर हो गया, सबसे सही आंसर यही हो जाएगा दूसरा। यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज यानी बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंसीडर द स्टूडेंट स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग ट्रांसलैंग्वेजिंग। ट्रांसलैंग्वेजिंग के हिसाब से ए और बी पर ध्यान दीजिए। पहला कहा जा रहा है कि ट्रांसलैंग्वेजिंग इज़ ए फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। कह रहा है ट्रांसलैंग्वेजिंग जो है, जैसे एक भाषा से दूसरी भाषा को सीखना, वो एक फ्लेक्सिबल मल्टीलिंगुअलिज्म है, यानी कि बहुभाषावाद का सबसे लचीलापन है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो सही है, बिल्कुल सही है। ट्रांसलैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज ऑन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेटिव पोटेंशियल। ट्रांसलैंग्वेजिंग का मतलब है कि एक भाषा को दूसरी भाषा सीखने के लिए एक कम्युनिकेटिव पोटेंशियल दिया जाए, एक जो बात कर रहे हैं जो संप्रेषण हो रहा है उसमें एक आवश्यकता के रूप में देखा जाए। बिल्कुल ए और बी दोनों सही है, तीसरा सही हो जाएगा। बोथ ए एंड 1 and 2 आर ट्रू, बिल्कुल। व्हाट इज यूज्ड एज अ टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन होल लैंग्वेज अप्रोच। पूरी तरह से लैंग्वेज अप्रोच में लर्निंग लैंग्वेज क्या हो सकता है, कौन सा आप यूज़ करेंगे? एक्शन, लिटरेचर, नर्सरी रैम्स या टॉयज। तो आप जानते हैं 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिटरेचर। क्या? लिटरेचर। द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज ऑफ। फिजिकल रिस्पॉन्स में सबसे केंद्र में आप क्या रखेंगे? टीचर, पेरेंट्स, फैमिली और स्टूडेंट को मुख्य कौन होगा? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो आप पता है फिजिकल रिस्पॉन्स में आप किसको रखेंगे? टीचर को रखेंगे। What is meant by reading skill of the basis of National Curriculum Framework NCF 2005 के हिसाब से रीडिंग स्किल्स क्या है? करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग सिंबल्स, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग डिफिकल्ट सेंटेंस। तो देखिए समझ कर पढ़ना, यही बात कही जाती है। 23 का जो है तीसरा आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे है कि व्हाट इज़ द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। एक लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में कहा गया एजुकेशनल शिक्षा का क्या एस्पेक्ट हो सकता है। स्पेलिंग ऑफ बुक, प्लेस ऑफ पिक्चर इन बुक, सेलेक्शन ऑफ कंटेंट, ब्यूटीफुल कंटेंट विथ पिक्चर टाइपोग्राफी। बिल्कुल ही 1 to 5 के बच्चों में क्या है, जो कंटेंट के साथ साथ पिक्चर भी इन्वॉल्व हो ताकि बच्चा उसको अच्छे से बिहेवियर तरीके से उसको पढ़ सके। ठीक है, एजुकेशनल एस्पेक्ट के हिसाब से ये भी होना चाहिए और सिलेक्शन ऑफ कंटेंट भी होना चाहिए कि बच्चे कंटेंट जो है वो बच्चे के हिसाब से हो, यानी कि बच्चा क्लास 1 का है तो उसको क्लास 1 के हिसाब से ही कंटेंट दिए जाए, ऐसा नहीं कि क्लास 2 के हिसाब से। तो बिल्कुल सही है, तीसरा सही हो जाएगा क्योंकि सबसे बेस्ट तीसरा ही लग रहा है। कंसीडर द एक्टिविटीज़ असाइन टू द स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड यू ट्राई आउट टू डेवलप कम्युनिकेटिव स्किल। एक बच्चे में जो है जो संप्रेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, बातचीत जो बच्चे करते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए आप किस प्रकार के क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। आप पूछेंगे ही इज़ आर एन एक्टर, आप इस ऐसा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा है ऑन द वीकेंड आई एम गोइंग टू डैश इन द मॉर्निंग एंड विल रिटर्न बाई 5 PM इन इवनिंग, ऐसा क्वेश्चन करेंगे। या आप कहेंगे कि आस्क योर फ्रेंड वेयर ही और सी लाइक टू विजिट ऑन वीकेंड एंड बाई। आप क्वेश्चन करेंगे बच्चे से कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो छुट्टी पर कहाँ जाना चाहता है और क्यों। तो सही बात है, यहाँ पे अगर बात होगी तो कुछ देरी तक बातें होंगी, यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कि तुरंत क्वेश्चन पूछा हाँ या ना में जवाब दे देगा बच्चा। तो वहाँ पे जहाँ पे वाद विवाद करने का मौका मिले तो यहाँ पे बच्चा देरी तक बात करेगा, उससे कुछ और उसकी जो उत्सुकताएं होंगी उसको वो साझा करेगा। तो सही है। आस्क योर क्लासमेट टू सी और ही कंसीडर वाइल ग्रुप डिस्कशन, अपने क्लासमेट से पूछना कि वह ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहता है या नहीं। तो तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्रेशन डैश इज सबकॉन्शियस प्रोसेस, लर्निंग, एक्विजिशन, लिसनिंग, कम्युनिकेशन। तो जो क्रेशन है वो एक्विजिशन को सबकॉन्शियस प्रोसेस कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, आसान है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रेन हु मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ डैश लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क मोर इफेक्टिवली देन द अदर चिल्ड्रेन, यानी कि कौन से ऐसे बच्चे होंगे जो अदर बच्चों से अच्छा सीखेंगे। इनर स्पीच, इंडिविजुअल स्पीच, प्राइवेट स्पीच या साइलेंट स्पीच। देखिए, तो वाइगोत्स्की जी की बात अगर कर ली जाए तो वो प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करते हैं पियाजे जी। तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे अ लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम डैश टू डैश स्पीच, किस के माध्यम से जो है एक लैंग्वेज डेवलप हो सकती है। प्राइवेट टू इंडिविजुअलाइज्ड, प्राइवेट टू सोशलाइज्ड, एगोसेंट्रिक टू सोशलाइज्ड, सोशलाइज्ड टू ईगोसेंट्रिक। तो देखिए, ईगोसेंट्रिक की बात करते हैं पियाजे, जैसे यानी कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो उसको। 28 के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो ईगोसेंट्राइज टू सोशलाइज, यानी कि सोशल को वो बाद में रखते हैं, पहले वो अपने आप से बात करने पर फॉलो करते हैं। अगर यही वाइगोत्स्की होते तो ये सोशलाइज टू ईगोसेंट्रिक हो जाता। ठीक है, फिलहाल ईगोसेंट्रिक के बाद वाइगोत्स्की करते ही। तीसरा आंसर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। अगला है कि ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन a class 6 student is printing his or her own perspective over cause of corruption। कहा जा रहा है कि डिस्कशन दिया गया क्लास 6 के बच्चे को काज ऑफ करप्शन, यानी कि जो करप्शन है उसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो उससे क्या हम कैसे इजाद पा सकते हैं या कैसे। तो वो क्या कर रही है बच्ची कि नाइदर ही और सी इज़ कन्विंस्ड द अदर आइडियाज़, ना ही वो किसी से पूछ रही है और ना ही दूसरों से जानना पसंद करती है। नॉट he or she trying to look from other respective to get it which type of speech is she or he involved in। कह रहा है वो किसी से ना ही पूछ रही है ना किसी से बातें कर रही है, बस वो अपने तर्क रख रही है। तो वो कैसी स्पीच में इन्वॉल्व है, ईगोसेंट्रिक, सोशल स्पीच, इंडिविजुअल या प्राइवेट स्पीच। देखिए 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए, अपने आप से ही सिर्फ खुद से ही बातें कर रही है और बातों को रख रही है, तो वो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाएगी। बिल्कुल सोशल स्पीच तब हो जाती जब वो दूसरों की बातों को सुनती, अच्छे से समझती
तब उस पर कार्य करती, लेकिन वहाँ वो किसी के पर्सपेक्टिव को ध्यान ही नहीं दे रही, किसी से पूछ ही नहीं रही, कुछ ना ही किसी से जानने की कोशिश कर रही है, वो ईगोसेंट्रिक पियाजे के हिसाब से जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अ लैंग्वेज टीचर शुड, एक लैंग्वेज टीचर होने के नाते आपको एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोवाइड रिच रिटन मटेरियल, एक अच्छे तरीके से वेल मेंटेन लिखे हुए मटेरियल को प्रोवाइड करना चाहिए। एंड लेट द स्टूडेंट डिस्कवर डिफरेंट स्ट्रक्चर, और तब बच्चों को कहना चाहिए कि आप अपने से क्या करिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर को डिस्कवर करिए, खोजिए। प्रोवाइड एक्सटेंसिव ग्रामेटिकल एक्सरसाइज टू द स्टूडेंट, बच्चों को एक्सटेंसिव ग्रामेटिकल एक्सरसाइज देनी चाहिए, अभ्यास करने के लिए देना चाहिए। ठीक है। आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज की बात अलग नहीं होगी। गिव एन असाइनमेंट टू स्टूडेंट ओवर डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो उनके सब्जेक्ट से परे होकर आप उनको स्ट्रक्चर्स दें। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, बिना कुछ कहे सुने। ठीक है, ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।